हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर चार्ट। सो वैसे भी लास्ट पार्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड आइसो क्वांट प्रोडक्शन फंक्शन करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर इन एक्सचेंज ऑफ सेल प्रोसीड्स कॉल्ड रिवेन्यू। रिवेन्यू का नॉर्मली मीन्स क्या होता है? इनकम होता है। रिवेन्यू का मीन्स क्या होता है हमारे पास में? इनकम। यानी कि जब कोई भी कंज्यूम कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कुछ सेल करता है, सेल करने से उसको जो भी इनकम मिलती है यानी जो भी रिवेन्यू मिलती है क्या होती है? उसकी इनकम होती है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी गुड्स होती है, जितनी यूनिट्स वो सेल करता है उसको उतनी क्या मिल जाती है? उसकी रिवेन्यू हो जाती है। लाइक हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हमने जो यूनिट्स है वो कितनी बेच उसको 1000 यूनिट से हमने क्या करा? हमने जो एक प्रोड्यूसर उसने 1000 यूनिट से क्या कर दिया? सेल करी। कितनी रुपीज पर यूनिट उसने सेल की? 10 रुपीज पर यूनिट सेल करी। यानी उसने जो सेल करी वो टोटल कितनी यूनिट सेल करी? 1000 यूनिट उसने सेल करी है। 1000 यूनिट सेल करी। कितने रुपीज की सेल करी? एक यूनिट है वो कितने रुपीज की? 10 रुपीज पर यूनिट है इसके अंदर। तो उसे सॉरी 10 रुपीज क्या है उसके पास में? 10 रुपीज पर यूनिट। तो उसको टोटल जो इनकम हुई उसको कितनी हुई? यहाँ पे 10,000 रुपीज की क्या होगी? टोटल इनकम हो गई। यानी 1000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो टोटल रिवेन्यू हुई वो कितनी हुई? उसके पास में हमारे पास टोटल रिवेन्यू कितनी हुई? उसके पास 10,000 रुपीज हुई। टोटल रिवेन्यू इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में? उसने टोटल यूनिट्स कितनी सोल्ड की, कितने रुपीज पर यूनिट। यानी हम टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि इसने कितने यूनिट सोल्ड, यानी जो उसने आउटपुट सोल्ड किया फिर क्वांटिटी सोल्ड की उसको मल्टीप्लाई कर दी किससे? प्राइस से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। उसने कितनी टोटल रिवेन्यू अर्न किया है उसने। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो उसके पास क्या आ जाएगी? टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। लाइक हम ये मान सकते हैं हमारे पास में मैगी की पैकेट्स है। कितने रुपए का मैगी का पैकेट आता है? 15 रुपीज का मैगी का पैकेट आता है। उसने टोटल मैगी के पैकेट से मान लो 100 मैगी के पैकेट उसने सेल कर दी। 100 मैगी के पैकेट सेल कर दी। कितने रुपीज का एक मैगी का पैकेट है? उसके बाद 15 रुपीज का उसका एक मैगी का पैकेट उसने सेल किया है। तो उसकी टोटल सेल कितनी हो जाएगी? टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाएगी? उसके पास 1500 रुपीज की क्या हो जाएगी? उसके पास टोटल रिवेन्यू हो जाएगी। ये टोटल रिवेन्यू बोल सकते हैं, अपनी रिवेन्यू भी हम बोल सकते हैं इसको। और टोटल रिवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके कितने आउटपुट यानी कितना यूनिट उसने सेल किया मल्टीप्लाई में प्राइस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी? टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रिवेन्यू का क्या रिवेन्यू क्या बोला यहाँ पे? इससे कितनी यूनिट सेल करी है? 1000 यूनिट से सेल की। कितने रुपीज पर यूनिट उसने सेल करी है? 10 रुपीज पर यूनिट सेल करी। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10,000 रुपीज आ जाएगा। उसमें मान लो कॉस्ट है वो कितने रुपीज लगी? 8,000 रुपीज उसकी कॉस्ट रहेगी। 10,000 रुपीज उसने सेल करी और 8,000 पहुंच रहे हो तो कितना प्रॉफिट उसके पास आ जाएगा? 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है। 10,000 में जब 10,000 में से जब हम 8,000 लेस कर देंगे 2,000 क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम? रिवेन्यू कितनी क्यों है माइनस क्या कर देंगे? कॉस्ट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास में? रिवेन्यू आ जाएगी ना। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अमाउंट क्या निकालनी? रिवेन्यू निकालनी है। रिवेन्यू आपको निकालनी तो आप क्या करोगे? इसको रिवेन्यू किधर लेके आओगे? प्रॉफिट को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट को आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास? रिवेन्यू आ जाएगी। कॉस्ट आपको फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिवेन्यू माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल अमाउंट हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कैसे आ जाता है हमारे पास में रिवेन्यू कितनी की? 10,000 यूनिट्स की हमारे पास में रिवेन्यू। कॉस्ट कितने की लगी? हमारे पास में 8,000 की लगी है। तो मान लो आप रिवेन्यू में कॉस्ट लेस कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगी? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। रिवेन्यू कितने का होगा आपके पास में? 10,000 रुपीज का आपके पास में क्या है? रिवेन्यू है। 10,000 रुपीज का क्या है? रिवेन्यू। इसमें से माइनस कर दो कितने रुपीज की? 8,000 रुपीज की क्या लगी हमारे पास में? कॉस्ट लगी है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। कितने रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा? 2,000 रुपीज का हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और रिवेन्यू निकाल ही सकते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? रिवेन्यू। जब कॉस्ट करेंगे रिवेन्यू में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो क्या जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। यानी हम देखते हैं टोटल रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। टोटल रिवेन्यू हमने ऑलरेडी देखा था क्या होता है? प्राइस कितनी की, क्वांटिटी हमने कितनी उसको सेल करी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या जाती है? टोटल रिवेन्यू आ जाती है। तो टोटल रिवेन्यू में क्या आ जाता है? हमारे पास प्राइस आ जाती है, क्या आ जाती है यहाँ पे? क्वांटिटी हमने जितनी सेल करी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या जाती है? रिवेन्यू। मान लो हमारे पास में कितने हमें हमारे 50 रुपीज पर यूनिट हमारे पास में क्या आते हैं? मैगी के आते हैं। हमने कितने यूनिट मैगी के मान लो सेल करे? 100 यूनिट हमने मैगी के सेल करे हैं। तो हमारे पास में टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1500 रुपीज की हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल रिवेन्यू आ जाएगी।
ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। मार्जिनल रिवेन्यू में क्या होता है हमारे पास में डेफिनेशन होता है एडिशनल रिवेन्यू। क्या होती है एडिशनल रिवेन्यू अर्न फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, यानी जब हमने एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से हमारे पास में जो कितनी एडिशनल रिवेन्यू हुई उसी हम क्या कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। पहले मान लो हमने 15 पैकेट्स हम 100 पैकेट्स हम क्या करते थे रिवेन्यू सेल करते थे, हम मैगी के पैकेट सेल करते थे, हम एक पैकेट और ऐड करिए यानी हम 101 पैकेट हमने क्या कर दिया सेल कर दिया। कितने रुपीज में सेल 50 रुपीज पर यूनिट हमारे पास सेम है और हमने एक पैकेट और सेल करा, तो हमने एक पैकेट और सेल किया तो हमारे पास में कितने रुपीज एडिशनल हो गए 1515 रुपीज हमारे पास में क्या हो गई अब इसके अंदर इनकम हो गई। तो एक एडिशनल यूनिट को आपको सेल करने से वो कितनी एडिशनल रिवेन्यू हो रही है आपके पास में 15 रुपीज की एडिशनल रिवेन्यू होती है। क्या होती है हमारे पास में मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू में क्या होता है एडिशनल यूनिट को सेल करने से आपके पास कितनी एडिशनल रिवेन्यू होती है हम क्या कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। चाहे आपके पास मार्जिनल वर्ड आ जाए और तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा एडिशनल आ जाए, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाए, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए, चाहे मार्जिनल कॉस्ट आ जाए, चाहे मार्जिनल रिवेन्यू आ जाए, उसमें क्या होता है एडिशनल। एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से टोटल पे क्या इफेक्ट होता है उसी हम क्या कहते हैं मार्जिनल कहते हैं। टोटल रिवेन्यू हो सकता है, टोटल प्रोडक्शन हो सकता है, टोटल यूटिलिटी हो सकती है, टोटल कॉस्ट हो सकती है। ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका। फॉर्मूला क्या बनता है इसका देखो, एक तो फॉर्मूला क्या होता है इसका एम इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। टी आर एन माइनस वन क्या होता है हमारे पास में जो 15,500 रुपीज है जो बाद वाली सेल हमने कितनी यूनिट एक यूनिट एडिशनल यूनिट को हमने इंक्रीज करने से बाद वाली सेल कितनी हुई है क्या होती है हमारे पास में टी आर एन माइनस वन होती है। क्या होती है हमारे पास में एन माइनस वन होती है। और एन कौन सी होती है जो हमारी पहले की जो हमने सेल करी हुई होती है यानी पास्ट हमारे पास में पहले की कौन सी होती है क्या होती है हमारे पास में एन होती है। यानी एन माइनस वन में जब एन लेस करें तो हमारे पास में क्या जाती है मार्जिनल रिवेन्यू आ जाती है। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्या कितनी क्वांटिटी सेल करी है चेंज इन टोटल रिवेन्यू। हम पहले कितने यूनिट सेल करते थे 100 यूनिट सेल करते थे, हमने 101 यूनिट सेल कितने एडिशनल यूनिट हमने सेल करी 1 यूनिट हमने एडिशनल सेल करी है। एंड कितने रुपए का हमारे पास में सिर्फ प्रॉफिट और 15 पहले हमारे पास में कितने रुपीज से सेल करते थे 1500 रुपीज की रिवेन्यू होती थी। अब हमारे पास कितने रुपीज की रिवेन्यू 1550 रुपीज की रिवेन्यू। कितने रुपीज की एडिशनल रिवेन्यू हमारे पास में 15 रुपीज की हमारे पास में एडिशनल हुई है। तो आप 1 का डिवाइड दोगे 15 में तो क्या आ जाएगा आपके पास में 15 रुपीज आ जाएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप चाहे ना टीयर एन माइनस टीयर 1 का यूज कर सकते हो या फिर इस फॉर्मूले का यूज करोगे आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है। चाहे मार्जिनल रिवेन्यू का इसका यूज कर सकते हो चाहे आप इसका यूज कर सकते हो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। एक फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू का समीशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। आप जब मार्जिनल रिवेन्यू को टोटल कर देते हो तो आपके पास क्या देती है टोटल रिवेन्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं एवरेज रिवेन्यू क्या होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है रिवेन्यू ऑन पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड करने से हमारे पास जो रिवेन्यू होती है हम क्या कहते हैं एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है टी आर अपॉन में क्यू होता है टोटल रिवेन्यू पर क्वांटिटी। देखो टोटल रिवेन्यू में क्या करा था हमारे पास की 15 रुपीज की क्या थी एक मैगी का जो पैकेट है 15 रुपीज का आता है। हमने टोटल कितने सेल करी है यहाँ पे 100 पैकेट्स को हमने सेल कर दिया। तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास में कितने रुपीज की हो रही है 1500 रुपीज की टोटल रिवेन्यू हो रही है हमारे पास में। कितनी की हो रही है 1500 रुपीज की हमारे पास टोटल रिवेन्यू है। तो एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला देते हैं टोटल रिवेन्यू कितनी की हमारे पास 1500 रुपीज की टोटल रिवेन्यू हो रही है। हमने कितनी मैगी पैकेट सेल करे हमने कितनी यूनिट्स हमने सेल करी है 100 यूनिट्स हमने सेल करी है। तो हमारे पास में इसको हम क्या करेंगे इससे कैंसिल कर दें 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में कितने रुपीज बचेंगे यहाँ पे 1500 बचेगा। तो 15 रुपीज बचेगी सॉरी 15 रुपीज क्या हो जाएगी यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है 15 रुपीज हमारे पास किसके इक्वल आ रही है इसकी जो प्राइस है वो भी कितने रुपीज की 15 रुपीज की और जिसकी एवरेज रिवेन्यू है वो कितनी आएगी 15 रुपीज आएगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। यानी एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल में होती है प्राइस। हमेशा ध्यान रखना एवरेज रिवेन्यू होगी या फिर प्राइस होगी दोनों सेम ही आती है। एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल में आती है प्राइस के इक्वल में आती है। चाहे आप एवरेज रिवेन्यू बोले चाहे प्राइस बोले तो दोनों सेम ही आएगी यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली एआर इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी होता है नहीं टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस अपॉन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हमारा क्या होता है टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू जो हम क्या लिख सकते हैं प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या यहाँ पे क्वांटिटी है अपॉन में क्वांटिटी लिख दी क्वांटिटी को हम क्वांटिटी से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है
ई आर इज इक्वल टू पी, यानी एवरेज रिवेन्यू किसकी इक्वल होती है, हमेशा प्राइस की इक्वल में होती है, ठीक है। पर एवरेज रिवेन्यू हम डिमांड की इक्वल भी बोल सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू डिमांड भी होती है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू प्राइस की भी इक्वल होती है एंड डिमांड की भी इक्वल होती है। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, एवरेज रिवेन्यू प्राइस की भी इक्वल होती है, डिमांड की भी इक्वल होती है, ठीक है। देन हमारे पास में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखो, इसमें हमारे को क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखी है, टोटल रिवेन्यू दे रखा है, मार्जिनल रिवेन्यू दे रखा है एंड हमारे पास में क्या दे रखा है, एवरेज रिवेन्यू दे रखा है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 1 यूनिट है ना, हमारे पास में क्या है, 1 यूनिट पे हमारे पास जो प्राइसेस है सबकी क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस भी हो सकते हैं, बट कांस्टेंट प्राइसेस किसके अंदर रहते हैं, जिसमें सेम प्राइसेस होती है, चेंजेस नहीं होते प्राइस में। परफेक्ट कंपटीशन है हमारे पास में क्या रहती है, सेम प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन को हम क्या बोल सकते हैं, पीसी, यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसेस रहती है कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें अजम्पशन है कि जो प्राइसेस रहती है क्या रहती है, इसमें कांस्टेंट रहती है। और जो प्राइसेस है वो कौन इसके अंदर है ना, जो प्राइसेस है कौन डिसाइड करते हैं, इंडस्ट्री होती है जो प्राइसेस को डिसाइड करती है। एंड जो प्राइसेस होती है वो कौन एक्सेप्ट करते हैं प्राइसेस को, फॉर्म है जो प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री होती है जो प्राइस मेकर होती है, ठीक है। पीसी के अंदर जो प्राइसेस होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं, सारे जो बायर सेलर्स होते हैं जो बेचते हैं वो सेम प्राइसेस में यहाँ पे माल है जो अपना बेचते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन दे रखी है, हमारे को पीसी के अंदर दे रखा है, जो प्राइसेस होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर हमारे पास टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। की मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर, चेंज इन टू, एक फॉर्मूला और होता है, इसका क्या होता है, टी आर एन माइनस 1 अपॉन में टी आर, ठीक है, टी आर एन माइनस 1 माइनस टी आर एन, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं एंड हमारे पास एक ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, टी आर अपॉन में क्यों होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 यूनिट पे हमने कितनी प्राइसेस है, 10 रुपीज है, तो 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपीज की आ जाएगी टोटल रिवेन्यू, 10 रुपीज की हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम आएगी हमारे पास, चेंज इन किया तो कुछ है नहीं, तो सेम टोटल रिवेन्यू आ जाएगी, सेम ही क्या आ जाएगी हमारे पास में, मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगी। सेकंड यूनिट पे हमने कितनी प्राइसेस की अकॉर्डिंग, 2 यूनिट पर 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हमने सेल कितनी रुपीज की टोटल रिवेन्यू, 20 रुपीज की हमारे पास टोटल रिवेन्यू आई है। अब मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास में पहले 1 यूनिट, फिर हमने कितनी यूनिट सेल करी, 2 यूनिट, हमने कितनी एडिशनल यूनिट सेल करी, 1 एडिशनल यूनिट सेल करी हमने, और कितने रुपीस हमारे पास एडिशनल रिवेन्यू कितने रुपीस का हुआ है, 10 रुपीस का हमारे पास में क्या हो गया, एडिशनल रिवेन्यू हो गया। तो चेंज इन टी आर कितना हुआ है हमारे पास 10 एंड चेंज इन पी कितना हुआ है हमारे पास में, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ हमारे पास में 1 हुआ। तो 10 को आप डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। और इससे भी कर सकते हो टी आर एन माइनस 1 माइनस टी आर एन, तो टी आर एन माइनस 1 कौन सा होता है हमारे पास में, जो बाद वाली होती है, तो क्या होता है हमारे पास में टी आर एन माइनस 1 टू 20 में से आप 10 लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मार्जिनल रिवेन्यू निकालते, मार्जिनल रिवेन्यू फॉर्मूला क्या, टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, टोटल रिवेन्यू कितना है हमारे पास में 20 है, और हमारे पास 20 को टोटल रिवेन्यू कितना है हमारे पास में 20 है, और क्वांटिटी कितनी सेल करी है हमने, 2 यूनिट्स क्वांटिटी सेल करी, 20 में 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसे, हमने क्या करा 2 यूनिट्स हमने 3 यूनिट्स हमने सेल करी, कितने एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं, 1 एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं एंड हम 20 से कितने रुपीज हमारे 30 मिली, 30 रुपीज हमारे रिवेन्यू हो रहा है, तो कितने एडिशनल रिवेन्यू प्राप्त हो रही है हमारे 10 रुपीज प्राप्त हो रही है, तो 10 का डिवाइड करोगे 1 के अंदर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेम इसमें क्या हो रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू हो रही है वो सेम है हमारे पास में, एक भी चेंजेस नहीं हो रही है, यानी जब हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें प्राइसेस होती है वो कांस्टेंट, यानी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर जो हमारी एमआर होती है वो किसकी सेम होती है, एमआर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे पी होता है, यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइसेस। तो परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइसेस होती है कांस्टेंट रहती है, किसके अंदर कांस्टेंट रहती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या होती है प्राइसेस इक्वल देन एम आर, यहाँ पे क्या होती है पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, यानी एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू प्राइस तीनों क्या रहती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। जो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू है तो वो कैसे होता है पॉजिटिव रहता है, जो यहाँ पर शेप बनता है इसके अंदर वो कैसा बनता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप बनता है, एक्स एक्सिस शेप बनता है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। देन हम देखेंगे इसके अंदर क्या होती है कांस्टेंट रहता है, एम आर इज इक्वल टू क्या रहता है प्राइस इज इक्वल टू क्या रहता है यहाँ पे ए आर रहता है,
जब प्राइसेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसके अंदर रहती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रहती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर क्या देखेंगे, रिलेशनशिप किसके अंदर देखेंगे, टोटल रिवेन्यू का, मार्जिनल रिवेन्यू का एंड एवरेज रिवेन्यू का रिलेशनशिप देखेंगे। इसके अंदर क्या होती है, प्राइसेस होती है जहाँ पे कांस्टेंट रहती है, क्या होती है जहाँ पे प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं होती है। जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट होती है किसके अंदर प्राइसेस कांस्टेंट होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होती है, प्राइस होती है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट होती है, कौन सा मार्केट होता है हमारे पास, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं होती है। यानी हम ये बोल सकते हैं जब प्राइसेस होती है कांस्टेंट रहती है, वहाँ पे जो फर्म्स होती है क्या होती है, प्राइस स्टिक होती है, प्राइस को डिसाइड नहीं करती, सिर्फ प्राइसेस को एक्सेप्ट करती है। एंड जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट रहती है वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो आउटपुट होती है उसको रिड्यूस करके या फिर इंक्रीज करके उसको जो प्राइस मतलब जो प्राइसेस होती है उसको रिड्यूस या फिर इंक्रीज करके आउटपुट को भी क्या करते हैं, वो इंक्रीज या फिर रिड्यूस करते हैं। इससे यहाँ पे जो मार्केट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, खुद से अपने प्राइसेस जो खुद डिसाइड करते हैं। इसके लिए हमारे पास टू मार्केट आते हैं जहाँ पे ना प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं रहती, मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है। एंड जहाँ प्राइसेस कांस्टेंट रहती है कौन सा मार्केट होता है, हमारे पास में परफेक्ट कंपटीशन होता है, पीसी होता है। ठीक है, देन हमारे पास देखते हैं रिलेशनशिप परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखते हैं एंड मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड जो ना प्राइसेस कांस्टेंट रहती है। एंड जो मोनोपोली के अंदर जो प्राइसेस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ध्यान रखना। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं होती है। तो कौन से मार्केट में प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होती है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होती है। बट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से एमआर, एआर और पी तीनों क्या होती है, सेम होते हैं। बट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो एमआर और एआर कर्व होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। राइट, इस तरीके का होता है। यानी ये तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एमआर हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारे पास में, एआर हो जाता है। ये क्या होता है हमारे पास में, एमआर होता है एंड ये क्या होता है हमारे पास में, एआर कर्व बनता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या रिलेशनशिप है, परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे प्राइस होती है कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हम किसका रिलेशनशिप देखेंगे, एमआर एंड टीआर का रिलेशनशिप देखेंगे एंड एमआर एंड एआर का रिलेशनशिप देखेंगे। सेम ऐसे ही मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम किसका रिलेशनशिप देखेंगे, एमआर एंड टीआर का रिलेशनशिप देखेंगे, एमआर एंड एआर का रिलेशनशिप देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट रहती है कौन सा मार्केट होता है, हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर हमारी जो प्राइसेस होती है कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए क्या बोला, फर्म इज परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस टेकर व्हिच मीन प्राइस आर डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ना फर्म होती है, यहाँ पे क्या होती है, तो फर्म होती है एक इंडस्ट्री होती है। जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, यहाँ पे प्राइस को डिसाइड करती है, यानी प्राइस मेकर होती है। और जो फर्म होती है प्राइस क्या होती है, प्राइस टेकर यानी प्राइस को एक्सेप्ट करती है। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है क्या करती है, फर्म को सॉरी जो प्राइसेस होती है उसको क्या करती है, प्राइस मेकर होती है, वो कहाँ पे प्राइसेस को डिसाइड करती है, जहाँ पे क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होती है एक दूसरे को इक्वल होती है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है वहाँ पे क्या होती है, हमारी प्राइसेस डिसाइड हो जाती है। इस पॉइंट पे क्या होती है, हमारी प्राइसेस डिसाइड होती है। इसी प्राइसेस क्या करती है, फर्म है जो एक्सेप्ट कर लेती है, यानी फर्म क्या होती है इसके अंदर प्राइस टेकर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, प्राइस टेकर होती है और ये क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। यहाँ पे क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे प्राइस बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है क्या होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी हमने पढ़ी थी यहाँ पे इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्या होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, ए आर एम आर और पी दो तीनों इक्वल होते हैं और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है कैसी होती है, इन्फिनिटी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, प्राइस कांस्टेंट किसके अंदर, कौन से मार्केट में होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। एंड जो इंडस्ट्री होती है क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। एंड प्राइसेस होती है कहाँ पे डिसाइड करती है, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, कांस्टेंट है। जब सप्लाई एंड प्राइस दोनों दूसरे कट करते हैं उस पॉइंट पे क्या होती है, यहाँ पे प्राइसिंग होती है डिसाइड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ए आर एम और पी तीनों क्या होती है, सेम होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। यानी जो मार्जिन रिवेन्यू होता है यहाँ पे क्या होती है, इसमें पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो कांस्टेंट प्राइसेस होती है जिसकी वजह से मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू पी तीनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सिर्फ इसी मार्केट के अंदर मार्जिनल रिवेन्यू एआर दोनों सेम रहते हैं। बट अदर मार्केट जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होती है वहां पर मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं रहती। मार्जिनल रिवेन्यू सॉरी वहां पे ना वो ना पॉजिटिव नहीं होती है, वो दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं होते। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप देखेंगे हम ए आर और एम आर के बीच में, हम देखेंगे एम आर और
AR और MR के बीच में देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, MR एंड TR के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं MR और AR के बीच में। तो जहाँ पे क्या होता है, AR और MR दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, विच मींस दे आर, किसकी वजह से इक्वल होते हैं, यहाँ पे प्राइसेस होती है कांस्टेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पे AR और MR क्या होते हैं, कांस्टेंट मतलब सेम रहते हैं यहाँ पे। which means they are horizontal straight line coinciding each other, यानी यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन कर्व होता है यहाँ पे। दस द डिमांड फॉर फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट बिकम इनफाइनेटली इलास्टिक, और यहाँ पे जो है ना इलास्टिक जो डिमांड होती है कैसी होती है, इनफाइनेटली इलास्टिक डिमांड होती है। यहाँ पे ईडी इक्वल देन क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनेट होता है। और जहाँ पे क्या होता है, ईडी एमआर और एआर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं। एआर एमआर और प्राइस तीनों क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट प्राइस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। डिमांड का हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इट्स शो द इलास्टिसिटी इज परफेक्ट। तो यहाँ पे जो डिमांड का वो तो कैसे होता है, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ पे डिमांड का। अगर इसके अंदर हम क्या बोले, इज लाइक प्राइसिंग प्राइस विल पोस्ट डिमांड टू फॉर इन जीरो, यानी किसने ये बोला, अगर प्राइसेस के हम एक मतलब 1% में मान लो अभी जो प्राइसेस हो रही है 2 रुपीज, हमने 2.2 रुपीज भी कर दी, तो इसके अंदर जो डिमांड होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो भी डिमांड हो सकती है यहाँ पे। तो इसके अंदर इतना इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस का। ऐसे थोड़ा सा चेंज होने पर हमारी जो डिमांड होती है वो जीरो भी हो सकती है। अब क्या है हमारे पास में, टीआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। देखो इसके अंदर टोटल वैल्यू का कैसा होता है, जीरो एक्सेस या फिर ओ एक्सेस से यहाँ पे क्या बनता है, हमारा जो डिमांड टोटल वैल्यू का होता है वो बनते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो प्राइस होती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट रहती है, यानी जो टोटल वैल्यू भी कैसा होगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट रेट से क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो एमआर कर्व होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर एमआर कर्व की जो शेप होती है कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल शेप होती है इसके अंदर। क्या बोले, एमआर इन द व्हेन टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट एंड एमआर रिमेन कांस्टेंट। तो क्या बोले, इससे क्या लिखा, जो एमआर होता है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, तो हमारा जो टीआर होता है वो भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। अगर हमारा एमआर है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तो टीआर भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। अब क्या बोल सकते, सिंस एमआर इज कांस्टेंट टीआर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कि हमारा जो एमआर होता है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा टीआर को इंक्रीज तो हो रहा है बट वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। और टीआर क्या रहता है, यहाँ पे जीरो रहता है, जीरो आउटपुट है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो टीआर तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से रहती है, यानी ओरिजिन से क्या होता है वो स्टार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, फॉर्म क्या करती है, इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है, यानी फॉर्म होती है जो प्राइस क्या कर लेती है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। एंड इसकी वजह से हमारी जो प्राइसेस होती है कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारे एआर और एमआर दोनों कर्व क्या होते हैं, दोनों सेम। तो हम पढ़ेंगे व्हेन प्राइसेस नॉट कांस्टेंट, जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होती है वहाँ पे वो कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होती है, जो प्राइसेस होती है वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व बनता है, यानी एआर और एमआर कर्व बनता है, कैसा बनता है, स्लोप तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो क्या हो जाता है हमारे पास एमआर और ये क्या हो जाता है, हमारे पास में एआर होता है। यहाँ पे जो एमआर और एआर कर्व होता है, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती वहाँ पे स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, और जहाँ पे प्राइसेस होती है कांस्टेंट रहती है वहाँ पे जो एमआर एआर कर्व बनता है वो कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल शेप का बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एआर एमआर और पी तीनों क्या होते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं। AR is equal to P is equal to MR। यहाँ पे बोला अंडर मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म कैन इंक्रीज द डिमांड बाय रिड्यूसिंग प्राइसिंग व्हिच मींस एआर फॉल विच इज प्राइसिंग क्वांटिटीज। का मतलब क्या बोला कि है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्राइसेस होती है फिर एआर जिसको हम कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व बनता है वो क्या होता है, फॉल करता है। यानी एआर और एमआर का होता है कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। तो जो बहुत एआर और एमआर का होता है जो स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है इन द मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर होता है। ठीक है, इसमें जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है हमारे पास, मालूम जो क्वांटिटी इसके अंदर जो प्राइसेस हो रही है वो क्या रही, कांस्टेंट नहीं रह रही। हमने क्या पढ़ा था, पीसी के अंदर जो प्राइस होती है कैसी रहती है, कांस्टेंट प्राइसेस रहती है, बट जो मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है, 1 क्वांटिटी के अंदर जो हमारे पास में प्राइस है की 110 रुपीज। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की। हमारे पास कितनी रुपीज की प्राइस है, कितनी क्वांटिटी हम सेल करें, उनको टोटल कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाए, टोटल रिवेन्यू आ जाता है। तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास है 1 और 10 रुपीज की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाती है, टोटल रिवेन्यू आ जाती है। तो हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज आ जाएगी। मार्जिन रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीआर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, टीआर अपॉन में
क्यू होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में 10 रुपीज हमने यहाँ 9 रुपीज करी, यानी जो प्राइस से कम कर, जिसकी वजह से जो हमारी यूनिट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो पहले हमारे पास 1 क्वांटिटी हम सेल करते हैं, कितनी क्वांटिटी सेल करें, 2 क्वांटिटी सेल करें। कितने रुपीज की क्वांटिटी हम सेल करें, 9 रुपीज की क्वांटिटी सेल करें। तो हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रुपीज हमारे पास में आ जाएगी, टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। मार्जिनल रिवेन्यू को फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीआर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टीआर कैसे निकाली, पहले हमारे पास में 10 रुपीज थी, टोटल रिवेन्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 में 10 लेस करो, कितने रुपीज की आ जाएगी, 8 रुपीज की आ जाएगी। जो क्वांटिटी पहले 1 यूनिट जब करते थे सेल करते, अब 2 यूनिट सेल करे, तो कितनी क्वांटिटी सॉरी इंक्रीज हो रही है हमारे पास, 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 1 कर दो, तो कितने रुपीज कितनी आ जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास में 8 आ जाएगी। अब जैसे हमने 9 रुपीज से 8 रुपीज प्राइस कम कर दी, और एवरेज वेन्यू क्या जाएगी हमारे पास में, टोटल वेन्यू कितनी 8 थी, और हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी, यहाँ पे 2 क्वांटिटी सेल करी। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, एवरेज रिवेन्यू आ जाएगी। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें 2 से 3 कर दी हमने क्वांटिटी, तो हमने पास कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करी, 1 क्वांटिटी इंक्रीज करी है। एंड हमारे पास टोटल वेन्यू क्या होगा, 18 से 24 होगी। कितनी क्वांटिटी का डिफरेंस है, 6 क्वांटिटी डिफरेंस है। 6 का डिवाइड करेंगे 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब एवरेज वेन्यू निकालेंगे, हम एवरेज वेन्यू को हमने क्या, तो टोटल वेन्यू क्वांटिटी, टोटल वेन्यू कितनी हमारे पास 24 एंड क्वांटिटी कितनी 3 है। तो 24 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मार्जिनल वेन्यू क्या जाएगा हमारे पास 8, यानी हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल वेन्यू एंड प्राइस हमेशा क्या होता है, सेम रहती है। बट जो सॉरी एवरेज वेन्यू प्राइसेस क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। बट जो मार्जिनल वेन्यू होती है वो क्या होती है, जब प्राइसेस अलग अलग होती है तो मार्जिनल वेन्यू भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। बट जब प्राइसेस सेम होती है वहां पर मार्जिनल वेन्यू और एवरेज वेन्यू दोनों सेम रहती है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो है ना रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एवरेज वेन्यू धीरे धीरे क्या कर रही है, फॉल कर रही है, या नहीं कर रही, धीरे धीरे फॉल कर रही है। बट जो फॉल कर रही है वो क्या कर रही है, पहले 10 थी, फिर 9 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 7 हो गए, 1 रेशियो से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, 1 प्रपोर्शनेट से फॉल कर रही है। जो हमारी मार्जिनल वेन्यू हो रही है वो कितनी प्रपोर्शनेट से फॉल कर रही है, 8 थी पहले, सॉरी पहले 10 थी, कितने हो गए, 8 हो गए, 2 से प्रपोर्शनेट से क्या कर रही है, दुगुनी प्रपोर्शनेट से क्या कर रही है, 8 से 6 हो गई, 6 से 4 एंड 4 से 2 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो रही है, तो 1 रेशियो से जो एवरेज रिवेन्यू जो 1 रेशियो से फॉल कर रही है हमारी, और जो टोटल रिवेन्यू हो रही है, जो सॉरी मार्जिनल रिवेन्यू 2 रेशियो से क्या कर रही है, वहां पे फॉल कर रही है। यानी हम ये बोल सकते हैं जब एवरेज रिवेन्यू होती है वो ना वो एक मतलब 1 प्रपोर्शन से फॉल करेगी, तो जो मार्जिनल रिवेन्यू है उसकी दुगुनी स्पीड से फॉल करती है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मार्जिनल रिवेन्यू का जो स्लोप होता है ना वो दुगुनी स्पीड से क्या करता है, फॉल करता है। जो एवरेज रिवेन्यू भी फॉल करेगी, बट उसका जो एवरेज रिवेन्यू की स्लोप से वो दुगुनी गति से क्या करेगा, मार्जिनल रिवेन्यू फॉल करेगा। तो कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता तो उसमें देखेंगे रिलेशनशिप एमआर एंड एआर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे क्या बोला, बोथ एआर एंड एमआर का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टू एमआर और एआर का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। एमआर और एआर का जो स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट करेगा। एमआर का जो स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। देखो ठीक है, हमारे पास में एमआर कर्व और ये क्या है हमारे पास में एआर कर्व है। एआर कभी भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, कभी भी एआर कर्व 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट एमआर कर्व हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और एआर कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा दुगनी स्पीड से ट्वाइस से क्या करता है, वो फॉल करता है एआर कर्व के स्लोप से। एआर कर्व तो गिरेगा ही गिरेगा, बट उससे दुगनी गति से कौन गिरेगा, एमआर कर्व गिरेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत एयर एंड एमआर का स्लोप डाउनवर्ड होता है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। किस किस के अंदर होता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता है। इसलिए क्या बोला, देखो सेकंड लाइन, फॉल इन एमआर इज ट्वाइस एज फॉल इन एआर, दस एआर इज ग्रेटर देन एमआर। यानी इसने क्या बोला, जो एमआर का जो एमआर कर्व होता है जो गिरता तो है, बट वो एआर कर्व की दुगुनी स्पीड से गिरता है। एआर कर्व गिरेगा, यानी एआर कर्व अगर 1 गिर रहा है ना, 1 की स्पीड से गिरा, तो जो टीआर एमआर सॉरी एआर कर्व अगर 1 की स्पीड से गिरा है तो एमआर कर्व वो 2 की स्पीड से गिरेगा। उसे दुगुनी स्पीड से एमआर कर्व गिरता है, इसकी वजह से जो हमारा एमआर कर्व होता है वो ज्यादा होता है, किससे, एआर से। एमआर हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, दिस मीन्स क्या होता है, एआर एमआर कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है, एंड जो एमआर कर्व होता है वो क्या होता है, फ्लैटर होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो इसके अंदर हमारे पास में जो कर्व है वो क्या हो रहा है, हमारे पास में जो एमआर कर्व क्या होता है, हमारे पास में स्टीपर होता है, एंड जो एआर कर्व होता है वो कैसा होता है, फ्लैटर होता है। हमारे पास एआर कर्व पे ज्यादा इफेक्ट होता है, किसकी वजह से, एमआर कर्व पे। यानी जो प्राइसेस होते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस होने की वजह से जो हमारा एमआर कर्व होता है उसके ऊपर कितना इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे पास में। ये एमआर कर्व हो गया और ये एआर कर्व हो गया।
तो एमआर कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा बनता है हमारे पास में स्टीपर शेप का बनता है, और जो एआर कर्व होता है वो कैसा बनता है हमारे पास में फ्लैटर शेप का बनता है। ठीक है, जो एमआर होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट एआर कर्व क्या जीरो और नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं, कभी वो ना तो जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। प्राइस आपने सुनी कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव हो सकती नहीं सुनी, तो एआर कर्व कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एआर किसके इक्वल होता है, प्राइसेस के इक्वल हो जाता है एआर। एंड देखो मोनोपोली के अंदर जो कर्व बनता है वो भी कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है, गिरता हुआ बनता है। बट जो मोनोपोली के अंदर जो कर्व होता है वो कैसा होता है, वहां पे जो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है कैसी होती है, ईडी लेस देन 1 होती है नहीं होती, वहां पे ईडी लेस देन 1 होती है। मोनोपोली के अंदर जो हमारे पास इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो कैसी होती है, ईडी लेस देन 1 होती है, जिसकी वजह से जो हमारा कर्व होता है वो कैसा बनता है, यहाँ पे स्टीपर शेप का बनता है। कैसा होगा यहाँ पे स्टीपर शेप का, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोनोपोली के अंदर हमारे पास में कितने सेलर्स होते हैं, हमारे पास मोनोपोली के अंदर ओनली 1 सेलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस होती है इसमें ज्यादा, मतलब प्राइसेस के अंदर हमारे पास चेंज करने में क्वांटिटी के अंदर आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा कर्व होता है वो कैसा बनता है, यहाँ पे फ्लैटर शेप सॉरी स्टीपर शेप का कर्व होता है। कैसा होता है, यहाँ पे स्टीपर शेप का कर्व हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोपोली के अंदर कैसा कर्व बनता है, स्टीपर शेप बनता है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है कैसे होती है, ईडी लेस देन 1 होता है। यहाँ पे 1 क्या होता है, यहाँ पे सेलर होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे क्या होते हैं, बायर होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास में एमआर कर्व हो जाता है, ये तो हमारे पास में क्या हो जाता है, एमआर हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास में एआर हो जाता है। और बट जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर वो क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। बट जो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा होता है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही स्थान में दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे कर्व होता है कैसा बनता है, यहाँ पे फ्लैटर शेप का कर्व बनता है। कैसा बनता है यहाँ पे कर्व, फ्लैटर शेप का बनता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में एआर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे एमआर हो गया। यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करने पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है तो उससे ज्यादा हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो कर्व होता है वो कैसा बनता है, यहाँ पे फ्लैटर शेप का बनता है। कैसा बनता है, यहाँ पे फ्लैटर शेप का हमारा कर्व देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो हमें इलास्टिसिटी और डिमांड होती है कैसे होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, जिससे हमारे पास जो कर्व होता है कैसा होता है, फ्लैटर शेप का होता है। अभी क्या होगी, इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, देन हम देखते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं एमआर और एआर के, वैसे हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पे जो एमआर कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है कैसा होता है, एमआर और एआर का दोनों डाउनवर्ड होते हैं, लेफ्ट टू राइट होता है। और किस किसके अंदर होता है, ये मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो उसका कर्व होता है एमआर और एआर का वो कैसे होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। और जो एमआर कर्व होता है वो गिरता तो होता है, बट उसकी दुगनी स्पीड से कौन गिरता है, एआर कर्व सॉरी एआर एमआर कर्व गिरता है, यानी एआर कर्व गिरता है, बट उसकी दुगनी स्पीड से कौन सा कर्व गिरता है, एमआर कर्व गिरता है। और एआर कर्व कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता, बट एमआर कर्व नेगेटिव एंड जीरो दोनों हो सकते हैं। और एआर कर्व किसके इक्वल होता है, यहाँ पे प्राइस के इक्वल होता है एआर कर्व। ठीक है, अब देखते हैं हम रिलेशनशिप पर टीआर एंड आर। हमने सबसे पहले रिलेशनशिप किसके बीच में देखा था, एमआर एंड एआर के बीच में रिलेशनशिप देखा। हम देखेंगे टीआर और एआर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसने क्या बोला, व्हेन टीआर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, टीआर मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा टीआर हो रहा है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एमआर हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे एमआर इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग 1 मोर यूनिट। कि हमारे पास में क्या होता है, एमआर का वो पता ही है कि एडिशनल यूनिट को हमारे सेल करने से जो हमारे पास में एडिशनल यूनिट को सेल करने में टोटल रिवेन्यू में कितना इफेक्ट हो रहा है, इनके कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। हमें ध्यान रखना टीआर कर्व कभी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव या फिर टीआर कर्व वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बट जो हमारा एमआर कर्व होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्या हमारे पास में एआर कर्व है। तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि टीआर राइजेस व्हेन एमआर इज पॉजिटिव। जब टीआर राइज करता है तो हमारा एमआर क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। टीआर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ तक टीआर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो यहाँ पे एमआर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, जीरो पे नहीं यहाँ तक पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, टीआर रीचेज इट मैक्सिमम व्हेन एमआर इज जीरो। जहाँ पे टीआर मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है, एमआर जीरो। एंड जब एमआर जीरो जाता है तो टीआर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है। जब तक एमआर पॉजिटिव होता है टीआर भी पॉजिटिव, और जैसे एमआर जीरो हो रहा है टीआर क्या हो रहा है, वहां पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है। और जैसे ही एमआर हो रहा है वो फॉल करने लग जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वैसे एमआर क्या करने लग जाता है यहाँ पे, सॉरी जैसे ही जो एमआर होता है वो ना जीरो से क्या होता है, नेगेटिव होने लग जाता है, वैसे हमारा जो टीआर होता है वो फॉल करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा टीपी रीचेज इट मैक्सिमम पॉइंट, वहां पे क्या हो जाता है, एमआर जीरो हो जाता है, और जैसे ही जो हमारा एमआर होता है नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से टीआर क्या करने लग जाता है, फॉल करने लग जाता है। ठीक है,
देन हम देखेंगे टीआर और एमआर के बीच में कि जब टीआर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, जो मतलब मान लो जो एमआर होता है कांस्टेंट रहता है, तो हमारा जो टीआर होता है वो कैसे होता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। जब हमारा एमआर होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो हमारा जो टीआर होता है वो भी कैसा रहता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज रहता है, पॉजिटिव होता है। और जो ना एमआर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ना डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो टीआर होता है वो डिक्रीजिंग रेट से क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो पहले क्या हमारे पास में जो एमआर और ईआर कर्व होता है ना, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेंगे तो कैसा बनता है, हमारा जो ईआर और एमआर कर्व हॉरिजॉन्टल बनता है, कैसे मतलब एक्स एक्सिस बनता है। तो कौन सी मार्केट में बनता है, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट में बनता है, पीसी के अंदर बनता है। और जहाँ पर टीआर का जो शेप होता है वो कैसे होता है, ओ एक्स, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ओरिजिन टू एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट होता है हमारा टीआर कर्व होता है वो। इंक्रीजिंग रेट से अगर इंक्रीज करेगा टीआर तो उसका शेप कैसे होगा, इस साइड से हमारा जो टीआर कर्व होता है वो ऐसे बनता है। और जो एमआर कर्व होता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है हमारा जो एमआर कर्व होता है। जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा जब, और जब डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करेगा एमआर, तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव तो रहता है बट वो डिक्रीज करता है। और जो हमारा एमआर होगा, सो जो टीआर होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है वो, मतलब बहुत कम कम रेट से इंक्रीज होगा वो। और एमआर क्या होगा, यहाँ पे फॉल तो करेगा बट वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखेंगे हम, इफ एमआर और ईआर कर्व इज लीनियर स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी जब हमारे पास में ईआर और एमआर कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है या फिर लीनियर होता है, तब क्या होता है। तो जब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास में ईआर कर्व होता है और जब हमारे पास में यहाँ पे एमआर कर्व होता है, जब ईआर कर्व से हम कोई भी परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की साइड में, तो क्या करता है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये क्या करता है, जो एमआर कर्व होता है उसको उसके मिड पॉइंट पे क्या करता है, यहाँ पे कट करता है। इसलिए क्या बोलते, जब अभी कोई भी एमआर और एआर कर्व स्ट्रेट लाइन होंगे और हम ना एमआर एआर कर्व से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी देखो ये हमारे पास में क्या है, पास में देखो ये क्या है, हमारे पास में एमआर कर्व है, ये क्या है, हमारे पास में एआर कर्व है। अब जब हम एआर कर्व से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसकी साइड में, एक्स एक्सिस की साइड ड्रॉ करेंगे, तो जो एक्स एक्सिस इसको ना टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि जो एमआर कर्व है उसको उसके मिड पॉइंट पे क्या कर देगा, उसको कट करता है, इसकी क्या करता है, मिड पॉइंट पे कट करता है। जब क्या होता है, एमआर कर्व और ईआर कर्व दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। और एमआर और ईआर कर्व कौन से इसमें स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये कौन से में स्ट्रेट होता है, पॉइंट मेथड होता है हमारे पास। पॉइंट मेथड में क्या होता है, ईआर और एमआर कर्व दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व होते हैं। इसलिए क्या बोला, ईआर कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, लाइक डिमांड कर्व के जैसा होता है। एमआर कर्व भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बट स्टीपर होता है ये। इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, अगर हम ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, किससे स्टार्ट करते हैं, ईआर कर्व से हम वाई एक्सिस की साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एमआर कर्व होता है उसको क्या करता है, वो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा उसके एमआर कर्व को उसके मिड पॉइंट पे क्या करता है, वो कट करता है, उसकी कट करता है, उसके मिड पॉइंट पे टप कट करता है वो, जिसकी वजह से हमारा जो स्लोप होता है वो एमआर एआर कर्व का जो स्लोप, एआर कर्व से जो हमारा एमआर कर्व का स्लोप होगा क्या होगा, ट्वाइस होता है। यानी द स्लोप ऑफ एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर कर्व, यानी एआर कर्व से दुगनी जो ना स्पीड होगा, जो स्लोप होगा किसका होगा, एमआर कर्व का होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं, जब एमआर कर्व से हम है ना कोई भी परपेंडिकुलर होता है वो ड्रॉ करते हैं किसकी साइड, वाई एक्सिस साइड, तो उसको क्या करता है, उसके मिड पॉइंट पे कट करता है। किस मेथड में कट करता है, उसके मिड पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कट करता है। यानी जब एमआर और एआर कर्व कैसे होते हैं, लीनियर शेप के होते हैं, तो उसको क्या करता है, उसके मिड पॉइंट पे कट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा एमआर और एआर कर्व होते हैं, जो हमारा एआर की जो कर्व स्लोप होता है वो गिरता तो होता है, बट जो एमआर का जो स्लोप होता है उसे दुगनी स्पीड से क्या करता है, वो नीचे गिरता है। ठीक है। इफ ईआर एंड एमआर कर्व आर नॉन, अगर हम एमआर और एआर कर्व लीनियर नहीं होते हैं तो कैसे कर्व, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ईआर कर्व से तो क्या होता है, देखो इफ ईआर एंड एमआर कर्व कॉन्वेक्स जो ओरिजिन होता है ना, तो क्या होता है, अगर एमआर कर्व अगर कॉन्वेक्स जो ओरिजिन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो एमआर कर्व वो किसके पास में होगा, वाई एक्सिस के पास में होता है, जिसकी वजह से इफ वी कट एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम एआर टू वाई एक्सिस मोर देन हाफ एज मेजर फ्रॉम द एआर कर्व, उसका मतलब क्या बोला, देखो ये क्या हो रहा है, हमारे पास में एआर कर्व और ये क्या है, हमारे पास में एमआर कर्व होता है। एमआर कर्व किसकी ज्यादा पास में होता है, वाई एक्सिस के पास में होता है, जिसकी वजह से अगर देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एआर कर्व हो रहा है, वो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एआर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एआर कर्व से हम एक परपेंडिकुलर होता है क्या कर रहे हैं, इसको एआर कर्व से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिसकी में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वहां से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ इसका जो मिड पॉइंट है वो यहीं पे आ रहा है, बट जो एमआर कर्व है उसको हाफ से ज्यादा पे क्या कर रहा है, वो उसको कट कर रहा है। बट जो लीनियर कर्व के अंदर हमने क्या देखा था,
लीनियर कर्व में क्या था, जो हमारे पास में एम आर कर्व है और ये क्या हमारे पास में ए आर कर्व है। अगर हम ए आर कर्व से हम कोई भी परपेंडिकुलर होता है उसको ड्रॉ करते हैं, ए आर कर्व से हम क्या करते हैं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके उसके क्या करें वो हाफ पॉइंट पे क्या करें उसको कट कर देता है उसको। बट अगर कॉनकेव शेप कॉन्वेक्स शेप का हमारे पास ए आर और एम आर कर्व होता है, अगर हम ए आर कर्व ए आर से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हाफ से ज्यादा क्या करता है वो, जो एम आर कर्व को हाफ से ज्यादा क्या करता है उसको कट करता है वो। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या अगर हमारा जो ए आर और एम आर कर्व होगा वो कौन सी शेप का होगा, कॉनकेव शेप का। कौन सी शेप का होगा, कॉनकेव शेप का। अगर हमारा ए आर और एम आर कर्व होगा तो क्या होता है, अगर हमारा ए आर और एम आर कर्व होता है वो कॉनकेव शेप का होता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो एम आर कर्व होता है वाई अक्ष से कितना दूर होता है, देखो जितना दूर वाई अक्ष से इतना दूर होता है। और उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास वो ना कॉन्वेक्स शेप के अंदर जो हमारा एम आर कर्व होता है वो वाई अक्ष के बिल्कुल पास में होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एम आर कर्व होता है वो ज्यादा दूर होता है वाई अक्ष से। देखो एम आर कर्व इज नियर टू ए आर कर्व, जब एम आर कर्व किसके पास में, उसमें ए आर कर्व के पास में, वाई अक्ष से कितनी दूर पे है वो। इन वी कट एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए आर कर्व, अगर वो ए आर कर्व से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कहाँ पे होगा, perpendicular ड्रॉ करते फ्रॉम द एक्स एक्सिस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, लेस देन हाफ इज मेजर फ्रॉम द ए आर कर्व। अगर हम ए आर कर्व से कोई भी परपेंडिकुलर होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये कौन सी पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, उसको हाफ से कम पॉइंट पे क्या कर दिया, उसने कट कर दिया। हाफ पॉइंट तो यहाँ पे आ गया था हमारे, यहाँ से हमने कट किया तो हाफ पॉइंट यहाँ पे आता है, बट हाफ से कम पॉइंट इसने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया हमारा। अगर कॉन्वेक्स होता तो वहां पे कहाँ पे शेप कट किया था उसने, कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास में कहाँ पे किया था, हाफ हाफ से ज्यादा पॉइंट उसने क्या कर दिया था, हमारे पास कट कर दिया था। हाफ पॉइंट इसका यही आया था, इसने कट किया यहाँ पे। और इसके अंदर क्या हुआ, जब वहाँ पे कॉन्वेक्स जो ओरिजिन होता है तो उसका हाफ पॉइंट से कम पे उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, लेस देन हाफ वे उसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, लेस देन मोर देन हाफ वे पे कट करता है, और कॉन्केव शेप के अंदर क्या होता है, लेस देन हाफ वे पे कट करता है। एंड जब लीनियर शेप होता है उसके क्या होता है, मिड पॉइंट पे वो कट करता है उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप देखेंगे हम टी आर ए आर एम आर एंड ई डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे पास डायग्राम ड्रॉ करना था। देखो इसके अंदर क्या देखा, हमारे पास इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब हमारे पास इलास्टिक डिमांड क्या होती है, ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। जब ईडी ग्रेटर देन 1 होगा वहां पे क्या होता है, देखो ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या होता है, जो टी आर होता है वो इंक्रीज करता है एंड जो प्राइसेस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ईडी ग्रेटर देन 1 में क्या होती है, अगर प्राइस हमारी कम होगी टोटल वैल्यू क्या होगी हमारे पास में ईडी, हमारे पास में क्या होता है, देखो टोटल रिवेन्यू या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास तीन चीजें देखने को मिलती है, या तो ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल देन 1 एंड ईडी लेस देन 1 होता है। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर जो रिलेशनशिप होता है टीआर और प्राइसेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यानी जब टी प्राइसेस होती है हमारी डिक्रीज करती है तो टीआर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड जब प्राइसेस होती है वो इंक्रीज करती है टीआर क्या होता है हमारे पास में डिक्रीज करता है। ठीक है, और ईडी इक्वल देन 1 के अंदर क्या होता है, नो चेंजेस हो, तो कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर टीआर होता है वो ना, अगर प्राइसेस हो रही है हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है, बट हमारी जो ना वो क्या होता है हमारे पास टीआर होता है वो कैसा, इसमें कोई भी रिलेशनशिप कोई भी चेंजेस नहीं होता, नो चेंजेस हो, टोटल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता। और ईडी लेस देन 1 में क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। यानी जब हम प्राइसेस में चाहे इंक्रीज हो या फिर मतलब जो हमारी प्राइसेस होती है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारी टोटल रिवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब प्राइसेस हमारी डिक्रीज होती है टोटल रिवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होती है। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मार्जिनल रिवेन्यू में क्या होता है, देखो हमारे पास में क्या ये पॉइंट इलास्टिक मेथड का बना रखा है हमने, ये क्या हमारे पास में एम आर है एंड ये क्या हमारे पास में ए आर कर होता है। जब हमारे पास में ए आर और एम आर का जो पॉइंट इलास्टिक मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। जब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों एक इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते तो वहां पे क्या होता है हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होता है, ईडी इक्वल देन 1 हो जाता है। क्या होता है, ईडी इक्वल देन 1 हो जाता है। और इससे पहले क्या हो जाता है, ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। और इस पॉइंट पे क्या होता है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। और इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, ईडी इक्वल टू 0 होता है। उससे क्या हो जाता है, ईडी लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हमारे पास में जो टीआर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारा एमआर क्या होता है, 0 होता है। यानी इस पॉइंट जहाँ पे एमआर 0 होगा वहां पे क्या होगी, ईडी इक्वल देन 1 होगा। क्या होगा, ईडी इक्वल देन 1 होगा। तो जहाँ पे जो एमआर होता है हमारा पॉजिटिव होगा वहां पे जो हमारा ईडी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। जब एमआर पॉजिटिव होगा तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। जब हमारा एमआर होता है वो नेगेटिव होता है तो वहां पे क्या होता है, ईडी लेस देन 1 हो जाता है वहां पे। और जब हमारा एमआर 0 होता है तो वहां पे ईडी क्या हो जाती है, इक्वल देन 1 हो जाती है। अब देखो इसके अंदर जब हमारे पास में क्या बोला, ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर हमारा जो एमआर होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ईडी क्या होती है यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन 1 हो जाती है हमारी, जब एमआर क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहता है।
यानी ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 रहता है। जब हमारा ईडी इक्वल देन 1 होगा वहां पे क्या हो जाता है, एमआर 0 हो जाता है, और जब हमारा ईडी लेस देन 1 होता है तो एमआर क्या हो जाता है, वहां पे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू में क्या होता है देखो, हाँ एवरेज वैल्यू के अंदर क्या होता है देखो, एफ टी आर और ए आर के बीच में। तो फर्स्ट में क्या होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एवरेज वैल्यू ज्यादा होता है, ए आर भी फॉल कर रहा है और एम आर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा होता है। यहाँ पे एम आर होता है वो फॉल तो कर रहा होता है, बट ए आर भी फॉल कर रहा है, बट ए आर से दुगनी स्पीड से कौन फॉल करता है, एम आर फॉल करता है, जिसकी वजह से जो हमारा एम आर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ए आर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होता है, एम आर होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। और जैसे यहाँ पे एम आर और ए, जैसे जिस पॉइंट पे जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट जहाँ पे एम आर 0 होता है वहाँ पे एम आर और ए दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाते हैं, ए आर एम आर दोनों क्या होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, ए आर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे एम आर हो जाता है। एंड जैसे ही हमारा जो एम आर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा ए आर ज्यादा होता है किससे, एम आर से, ए आर ग्रेटर देन एम आर। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्या होता है, एम आर डिक्रीज करता है इसके अंदर, जहाँ पे एम आर ए आर 0 होता है वहाँ पे क्या होता है, ए आर डिक्रीज करता है। एंड जैसे है ना वहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे एम आर नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए भी है। तो एम आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एमआर का फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं, एआर इसका दोनों का हम एलसीएम ले लो, यहाँ पे अपन क्या लगा ले, 1 लगा ले, तो इनका एलसीएम लोगे 1 और ईडी का क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा 1 को आप डिवाइड दोगे ईडी से क्या आ जाएगा, ईडी ईडी को 1 से मल्टीप्लाई करना, ईडी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू ए आर अपॉन में ए आर माइनस एम आर होता है, और एक क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इंटू ईडी माइनस 1 होता है। ठीक है, आई होप सो गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।